केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां सत्ता के लिए असली जंग चल रही है। पड़ोसी मुल्क में इस वक्त सत्ता की रस्साकशी अपने चरम पर है। एक तरफ है शरीफ ब्रदर्स, तो दूसरी तरफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और बीच में फंसा है पाकिस्तान। और इस बार खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मामला सिर्फ इस्लामाबाद की कुर्सी का नहीं है, न्यूक्लियर कमांड पर कब्जे का है। मुनीर इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहते हैं और 27वें संशोधन के जरिए उन्हें वो कानूनी ढाल दी जा रही है जिसे अदालत भी छू नहीं सकती है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन शरीफ भाइयों को यह समझ आ गया है कि मुल्ला मुनीर उनकी मुट्ठी से निकल चुके हैं। आसिम मुनीर को सीडीएस बनाने पर रोक लग जाए, इन चुनौतियों के बीच पाकिस्तान में तहरीके तालिबान की बमबारी जारी है। इमरान खान के समर्थन में सियासी ब्रिगेड अपनी तैयारी कर रही है। तो क्या वर्दी और सत्ता की इस लड़ाई में अगला पड़ाव गृह युद्ध है? बताएंगे आपको। दूसरी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब एक नए मोड़ पर आ गई है। एनआईए ने पूरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक स्टाइल में छापेमारी की है। भारत के अंदर बैठे संगठित टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंकने का मिशन चल रहा है। लखनऊ हो, शोपियां हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो या काजीगुंड, एनआईए ने आतंक की जड़ों पर एक्शन तेज कर दिया है। जहां डॉक्टर्स इलाज नहीं, जिहाद की रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे थे, जहां मौलवी धर्म के नाम पर दिमागों को रेडिकलाइज कर रहे थे, और जहां शाहीन जैसी आतंकी मैडम सर्जन महिला ब्रिगेड खड़ी करने में लगी थी, उन ठिकानों का कोना कोना खंगाला जा रहा है। दिल्ली का धमाका सिर्फ ट्रिगर था, असली मशीनरी तो अब एक्सपोज हो गई, अब सामने आई है, और वो मशीनरी बहुत खतरनाक है। भारत के अंदर अदृश्य जिहाद का ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इस पर भी डिटेल आपको देंगे। तीसरी खबर उस सियासी उथल पुथल की होगी जिसने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही तापमान बढ़ा दिया है। देश बड़े मुद्दों पर जवाब चाहता है, सरकार बहस को तैयार बैठी है, लेकिन विपक्ष ने फिर वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है, यानी हंगामा, हड़बड़ी और हार की खींच। और इस बार बहाना बनाया है एसआईआर, वही मुद्दा जिस पर विपक्ष बिहार में मुंह की खा चुका है। प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष को सीधा संदेश दिया है कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। सदन में आज क्या हुआ है ये भी बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर मुनीर वर्सेस शरीफ ब्रदर्स की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज सबसे पहले बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज के नाम की सुपारी मुल्ला मुनीर ने ले ली है। पाकिस्तान का फेल्ड फील्ड मार्शल रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के लौटने का इंतजार कर रहा है, और पाकिस्तान में हालात बने कैसे हैं। और अब तीसरी तस्वीर जो आसिम मुनीर के दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और यूके का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। आपको हम तस्वीर यहां दिखा रहे हैं, जहां काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। और ये तस्वीरें आसिम मुनीर के लिए डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं। देखिए, इन सब के बीच आज की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि मुल्ला मुनीर को ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है। इसे ऐसे समझिए कि आसिम मुनीर चालाकी से शहबाज शरीफ को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब शहबाज ने भी अपनी चाल चल दी है। अब पूरा खेल पलट चुका है। अब आसिम मुनीर की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, डिटेल आपको देते हैं। दरअसल आसिम मुनीर अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्म अभी भी ताजा हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज ने ऑपरेशन मुल्ला मुनीर लॉन्च कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स इस पर आपको दे देते हैं। आसिम मुनीर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म होने वाला।
खत्म हो चुका है। ऐसे में अब सीडीएफ बनने का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हो पाया है। शहबाज शरीफ ने अब तक हस्ताक्षर ही नहीं किए, तो नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा? नवाज शरीफ नहीं चाहते कि मुनीर सुपर बॉस बने। शहबाज मुनीर को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। साहिर शमशाद मिर्जा को नया चीफ बनाने की चर्चा अब चल रही है पाकिस्तान में। सेना में भी कंफ्यूजन है, कोई पक्के तौर पर चीफ नहीं मान रहा है। परमाणु कमांड पर संकट की स्थिति बरकरार है ऐसे में, और अगले हफ्ते तक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। पाकिस्तान में सत्ता की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। शरीफ ब्रदर्स कुछ और चाहते हैं, मुनीर का जो प्लान था वो फेल होता दिखाई दे रहा है। अब एक तरफ आसिम मुनीर रावलपिंडी में बैठकर डिफेंस चीफ स्टार चीफ बनने का सपना देख रहे हैं, सपने में डिफेंस चीफ की शपथ ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने पूरा खेल ही पलट दिया है। वो खुद लंदन के लिए रवाना हो गए हैं, और इसके पीछे की एक वजह यह है कि जब तक शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन नहीं करेंगे, मुल्ला मुनीर खुद को स्वघोषित शेर समझते हुए एक बिल्ली की तरह रोल प्ले करेगा। क्योंकि वो कितना भी सोचे, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर साइन नहीं होगा तब तक वो पद मिलेगा ही नहीं। शहबाज शरीफ पूरी कोशिश में कि कुछ भी करके मुल्ला मुनीर को पावरलेस किया जाए, और इसके लिए नवाज शरीफ के लंदन वाले बंगले में प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। शहबाज शरीफ अब अपने लंदन वाले सलाहकारों से मिलकर रावलपिंडी के अंदर मुनीर का वर्चस्व खत्म करने की बड़ी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को पावरलेस करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर अब सत्ता चोर बन चुका है। वो सत्ता की चोरी करने पर उतर आया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हो क्या रहा है। मई 2025 में मुनीर फील्ड मार्शल बने थे। नवंबर में 27वां संशोधन पास हुआ। सीजेसीएससी पद खत्म कर दिया गया और सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पद बनाया गया। मुनीर सभी फौजों के ऐसे में सुप्रीम लीडर बनने के लिए, कमांडर बनने के लिए तैयार हो गए। न्यूक्लियर कमांड भी उनके पास आ जाता है इससे सीडीएफ बनते ही। ऐसा होता कि आजीवन कानूनी इम्यूनिटी उन्हें मिल जाती। रिटायरमेंट की उम्र हटा दी गई इसमें से। पीएम सिर्फ नाम का रह जाता, दरअसल सारा होल्ड मुनीर के पास आ जाता सीडीएफ बनते ही। इसे सॉफ्ट मिलिट्री कू कहा जाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म करने की बातें अब यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह का ये पावर मिल रहा था मुनीर को, उससे लोकतंत्र तो खत्म ही था। पाकिस्तान एक दिलचस्प देश है जहां प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा खतरा उसका ही सेना प्रमुख होता है, और सेना प्रमुख कुछ भी करके प्रधानमंत्री के सामने खुद को ताकतवर महसूस कराना चाहता है, और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब लगाया जाता है। आपको ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर से करारी हार मिली, करारी चोट के बाद आसिम मुनीर एक चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीर लेकर शहबाज के पास पहुंच गए थे। वो वही तस्वीर है, और ये पाकिस्तानी सेना की तस्वीर बता दिया गया था, इसे दिखाया गया था। और शहबाज शरीफ को आप देख रहे हैं कितने खुश हैं। उस समय बड़ा मजाक उड़ा था, इंटरनेशनल मीडिया में भी बड़ा मजाक उड़ा था इस तस्वीर का। आसिम मुनीर शहबाज के सामने खुद को ताकतवर दिखाना चाहता था, लेकिन उसकी हकीकत शहबाज भी खुद समझते थे। शहबाज जानते थे कि आसिम मुनीर कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपा हुआ बैठा था। सुनिए जरा। See, the only army chief who went into a bunker during the operations, and the only army chief who elevated himself to a field marshal just to avoid the public scrutiny, and the only army chief during SCO meeting who was accompanying the head of the state. So much for the democracy, so much, only army chief to be called by American president for lunch. So much for the democracy, and so much for, being a democratic country and supporting the democratic structures. So Pakistan army is the only army in the world which has never won a war. Only army in the world after Second World War which had 93,000 surrenders. देखिए, आसिम मुनीर की कायरता को शहबाज बखूबी समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद आसिम मुनीर जबरदस्ती शहबाज की कुर्सी हथियाने में लगा हुआ था। शहबाज जहां जाते थे अगली फ्लाइट पकड़कर मुल्ला मुनीर भी पहुंच जाता था। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एससीओ मीट की तस्वीर है, जहां शहबाज के पीछे मुल्ला मुनीर भी वहां पहुंच गया। जबकि एससीओ मीट का मतलब पता है क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग। अब इसमें इसका क्या काम था? इसमें सेना प्रमुख का कोई काम ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुनीर जबरदस्ती पहुंचा था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि शहबाज की गले की हड्डी मुल्ला मुनीर बन चुका है। और देखिए, इतना ही नहीं, एक सेना प्रमुख बनकर बैठा मुल्ला मुनीर खुद ही अमेरिका के साथ सौदेबाजी पर भी उतर आया था। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको याद होगी
जब शाहबाज को पीछे करके आसिम मुनीर खुद ही डोनाल्ड ट्रंप को ठगने का तेल वाला प्लान बेचने की कोशिश में था। ये तभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप समझेंगे कि ये बार बार शाहबाज को पीछे करने की कोशिश करता है और खुद को आगे। फिलहाल स्थिति ये है कि इन दोनों की असलियत अब सामने आ चुकी है और ये दोनों भी समझ चुके हैं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एक प्रधानमंत्री और एक सेना प्रमुख के बीच जंग की स्थिति बन गई है। आसिम मुनीर तख्ता पलट करने की कोशिश में है तो वहीं शहबाज शरीफ मुनीर का ही तख्ता हिलाने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए अब पाकिस्तान कहां जा रहा है कि शरीफ खानदान उतना भी शरीफ नहीं जितना आसिम मुनीर समझ रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? शरीफ खानदान की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि शरीफ खानदान के कितने कैरेक्टर पाकिस्तान में घूम रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। नवाज शरीफ इस खानदान के संरक्षक बने हुए हैं जो कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए लंदन भाग गए थे और लंदन में ही रहते हैं, जो संरक्षक के तौर पर यहाँ रहते हैं। इनके दो भाई हैं, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ। अब्बास शरीफ का निधन हो चुका है। नवाज शरीफ के 4 बेटे बेटियां हैं। एक हैं हुसैन नवाज जो सऊदी शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरे हैं हसन नवाज जो लंदन शिफ्ट हो चुके हैं, तीसरी हैं आसमा नवाज जो इशाक डार की बहू बन चुकी हैं और चौथी है नवाज शरीफ की जो बेटी मुख्यमंत्री के तौर पर मरियम नवाज की हम बात करें जो पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही। तो फैमिली ट्री आप समझ गए। अब इस खानदान की एक हिस्ट्री आपको बताते हैं। ये खानदान देश को पूरी तरह लूटकर लंदन भागने में माहिर रहा है और यही वजह है कि लंदन की सड़कों पर इनका अकेले घूमना भी खतरे से खाली नहीं होता। ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं जहां लंदन के अंदर नवाज शरीफ का कुछ स्वागत इतने अलग अंदाज में हुआ है कि उन्हें भी याद रहेगा कैसे स्वागत हुआ है। जरा देखिए वीडियो। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. Corrupt Pakistani politician. Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. मरियम नवाज एक ऐसी स्थिति में फंस चुकी हैं जहां उनके पिता की हिस्ट्री देश लूटने की रही है तो वहीं चाचा की स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है, अभी तो नहीं लग रही है। और मरियम नवाज को जानने वाले कहते हैं कि मरियम के लिए ना चाचा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी है सत्ता। इस पर ज्यादा डिटेल्स आपको दे देते हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम है। उन्हें मुल्क से ज्यादा सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता रहती है, ऐसा दिखता है। मरियम नवाज चाहती हैं कि वो हमेशा हमेशा मुख्यमंत्री बनी रहें और इसके लिए वो समय समय पर अपने मेंटोर भी बदलती रहती हैं, यानी जहां फायदा देखती हैं उधर खिसक जाती हैं। परिवार को कमजोर होता देख मुनीर के करीब आई। मरियम नवाज ने मुनीर की फील्ड मार्शल रैंक पर तारीफ की थी। मई 2025 में भारत संघर्ष में मुनीर की कमांड को असाधारण बताया था उन्होंने। नवंबर 2025 लंदन में मुनीर की लीडरशिप की उन्होंने सराहना की। मुरी में 10 वर्षीय पावर प्लांट मीटिंग में मुनीर के साथ शामिल हुई। पीएमएल-एन सेना गठजोड़ से पंजाब सीएम पद लॉन्ग टर्म उन्होंने सिक्योर कर लिया। विपक्ष आरोप लगाता है कि परिवार से ज्यादा इनको सत्ता का लालच है और यही वजह है। तो सुना आपने, पाकिस्तान में इस लड़ाई के अब 2 नहीं बल्कि 3 चेहरे हैं, ये समझ लीजिए। एक तरफ शहबाज शरीफ है जो आसिम मुनीर के पीछे हैं, तो वहीं आसिम मुनीर भी शहबाज के साथ साथ इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सेना प्रमुख को हटाना चाहता है तो वहीं सेना प्रमुख जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को निपटाना चाहता है। पूरा मुल्क एक तमाशा बन चुका है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, इन्हें जनता की पड़ी ही नहीं है, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इनका पूरा फोकस इसी पर है। शहबाज मुनीर को हटाएंगे, मुनीर इमरान को एलिमिनेट करेंगे। ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम चल रहा है, सरकार तो चल ही नहीं रही है। अभी कम से कम यही हालात बने हुए हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर भी लगातार बवाल मचा हुआ है। इमरान खान जिंदा है या मुर्दा, ये सवाल लगातार ट्रेंड कर रहा है। हम आपको प्रहार में बता भी रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से मुलाकात को लेकर मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन आसिम मुनीर इमरान खान से ये मुलाकात होने ही नहीं दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रोज की बात हो गई है, प्रदर्शन रोज चल रहे हैं, लेकिन इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा।
पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ मुसीबत नहीं है बल्कि मल्टीपल मुसीबतों ने एक साथ हमला बोल दिया है। पाकिस्तान के अंदर सत्ता को लेकर जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ टीटीपी से लेकर बीएलएफ तक पाकिस्तान में लगातार बम धमाके कर रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ताजा अटैक्स की है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में एफसी हेडक्वार्टर पर एक फिदायीन हमला हुआ है। यह हमला जरीना रफीक नाम की महिला ने किया है। वो एक सुसाइड बॉम्बर थी जिसने पाकिस्तान के अंदर ये धमाका कर दिया। जरीना की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सुसाइड बॉम्बर जिसने धमाका किया है। पाकिस्तान में हुए इस धमाके को लेकर पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन जरीना रफीक की आप तस्वीर देख लीजिए। ये महिला सुसाइड बॉम्बर है जिसने उड़ा दिया है एफसी इलाके को। और आप समझिए कि ये जो हमले हैं ये बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। अलग अलग फ्रंट से पाकिस्तान घिरा हुआ लग रहा है। पाकिस्तान में हुए इस बम धमाके को लेकर पूरी डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। हुआ क्या है, बलूचिस्तान के नोकुंडी में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फिदायीन अटैक होता है। 30 नवंबर की रविवार रात शुरू होता है और 1 दिसंबर तक जारी रहता है। सुसाइड बॉम्बर ने मुख्य गेट पर विस्फोट कर दिया। 6 हथियारबंद हमलावर कैंप में घुस गए और उसके बाद भारी गोलीबारी हुई है। बीएलएफ ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। एसओबी यूनिट ने अटैक किया था और महिला फिदायीन, जिसकी तस्वीर भी आप यहां देख रहे हैं, जरीना रफीक उर्फ तारंग ने गेट पर ब्लास्ट किया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि 3 से 4 आतंकी मारे गए हैं और 1 सैनिक शहीद हुआ है, लेकिन बीएलएफ का कहना है कि 15 से ज्यादा एफसी जवान मारे गए हैं और लड़ाई चल रही है। रेकोडीक और सेंडॉक माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेन स्टाफ पर भी निशाना इन्होंने लगाया। पाकिस्तान में बढ़ते विद्रोह का हिस्सा है टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ और इनकी एक्टिविटी इतनी तेज है कि पाकिस्तान में हालात अनियंत्रित ही लग रहे हैं। पाकिस्तान में सेना वर्सेस सरकार की जंग छिड़ी हुई है। बढ़ती कंगाली से पाकिस्तान में शटडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा 11 अक्टूबर से पूरी तरह से बंद है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में ऐसे में भारी संकट आ गया है। सीमेंट इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा है। 40% सस्ता अफगान कोयला बंद हो गया है। अब महंगा कोयला आयात करना पड़ रहा है। कोयले की कीमत 30,000 से बढ़कर 45,000 रुपए प्रति टन हो गई। कितना बड़ा उछाल है, आप देखिए। अफगानिस्तान पाकिस्तानी सीमेंट का सबसे बड़ा बाजार था और अब पाकिस्तान का ये निर्यात पूरी तरह से ठप पड़ा है। हर साल 55 से 60 करोड़ डॉलर की दवाइयां अफगानिस्तान जाती थी। अब गोदामों में ये फंसी हुई हैं, जल्द खराब भी हो जाएंगी। 15 से 20 दिन और सीमा अगर बंद रहती है तो सैकड़ों करोड़ की दवाएं बर्बाद हो जाएंगी। फल सब्जियों का 15 करोड़ डॉलर सालाना निर्यात रुक गया है। प्याज, टमाटर सड़कों पर फेंके जा रहे हैं क्योंकि बर्बाद हो रहे हैं। ट्रक बॉर्डर्स पर खड़े खड़े वहां पर पूरे दिन खड़े रहते हैं। पूरी जो सब्जियां हैं सड़ रही हैं। किसान, व्यापारी भारी नुकसान में है पाकिस्तान में। उल्टे अफगानिस्तानी अंगूर, अनार न आने से पाकिस्तान में उनकी कीमत दोगुनी हो गई है। हर महीने अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हालात और बिगड़ने की आशंका है क्योंकि अभी फिलहाल बॉर्डर तो बंद है। देखिए, अब एक तरफ पूरा पाकिस्तान यहाँ पर टर्बुलेंस झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि भारत के अंदर सिर्फ उन्हीं नंबर से व्हाट्सएप चल सकेगा जो नंबर भारत के अंदर रजिस्टर्ड है। अब इस एक स्ट्राइक से जितने भी पाकिस्तानी नेटवर्क्स हैं उनके नेटवर्क आना ही अब बंद हो जाएंगे। ये बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। क्या हुआ है, क्या फैसला लिया गया है, इस पर थोड़ी डिटेल आपको हम दे देते हैं जिससे आप भी सतर्क हो जाएं। देखिए, भारत में व्हाट्सएप अब सिर्फ रजिस्टर्ड भारतीय सिम से ही चलेगा। सिम निकला या बदला तो व्हाट्सएप तुरंत बंद हो जाएगा। हर 6 घंटे में व्हाट्सएप वेब ऑटो लॉग आउट होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब वो लॉगिन होकर ऐसे नहीं रह जाएगा। फरवरी 2026 से इसे पूरी तरह से इंपोज किया जाएगा, लागू किया जाएगा। पाकिस्तान से भारतीय सिम पर जासूसी चलती है, हनी ट्रैप जो मामले आते हैं सामने, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे इससे। आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंसियों में ऐसे में इस फैसले के बाद हड़कंप मच गया है। सैनिकों को टारगेट करने वाले ग्रुप चैट भी खत्म हो जाएंगे। विदेशी नंबर या वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप नहीं चलेगा। साइबर फ्रॉड और आतंकी फंडिंग पर इससे लगाम लगेगी और आम यूजर्स को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन देश को बहुत बड़ी इससे सुरक्षा मिलेगी। ऐसे में ये बड़ा कदम जरूरी भी था जो उठाया गया है।
अब एक तरफ पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि भारी हंगामा है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू से लेकर यूपी तक एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जांच एजेंसियां आतंक की कब्र खोद रही हैं ताकि सफेद कोट में दहशतगर्दी फैला रहे आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जा सके। अब भारत में ना तो आतंक की जड़ें बचेंगी, ना ही कोई साजिश पनपेगी, क्योंकि पूरा रूट मैप तैयार कर लिया गया है। दिल्ली का कार ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के घर पर टीम ने तलाशी अभियान चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाया है। कार्रवाई के दौरान शाहीन के पिता और भाई शोएब से पूछताछ की गई है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आतंकी मैडम सर्जन के किन किन ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है और वहां क्या मिला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। कैसरबाग में छापेमारी हुई है, लाल बाग इलाके में मरियाव में रेड पड़ी है, शाहीन के पिता के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है और कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। एनआईए की टीम ने मोबाइल फोन कब्जे में लिया है। परवेज के घर से कार समेत कई पेपर्स मिले हैं जिनकी जांच चल रही है, जो दिल्ली केस की जांच में काफी अहम सुराग साबित हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एनआईए की यह कार्रवाई आतंकी साजिश और उसके तारों को पकड़ने की दिशा में बहुत बड़ा कदम मानी जा रही है। आतंकी शाहीन के लखनऊ वाले घर से एनआईए की टीम को क्या कुछ मिला, कैसे इस मामले पर गहमा गहमी मची, आपको हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जहाँ पर हूँ वो शाहीन के पिता का घर है। कभी शाहीन का बचपन यहाँ पे बीता था। बहुत ही सकरी गली है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एनआईए की टीम आई है पूछताछ के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर स्पेस मिले। आप देख सकते हैं वो यूपी पुलिस है यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर के। और ये वाला जो घर है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पतला सा ये जो पीले कलर में ये जो घर है, गरुए कलर में, ये आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी इसकी हाइट है। आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक। और जब मैं इसके पहले जब मैं पासपोर्ट के एड्रेस को ढूंढते हुए जब यहाँ पर पहुँचा था तो ये वाला गेट बंद था, इसमें ताला लगा था, अंदर बाहर ताला लगा था। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट उस समय रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी और बताया था कि ये उसी के पिता का घर है जहाँ पर ये रहती थी। अंदर मैंने बेल भी बजाया था, कोई निकला नहीं था। लेकिन आज एनआईए आई है और दरवाज़ा खुला हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये मकान है, आप देख लीजिए कितना ये सामने मात्र 3 फीट इसका फ्रंट दिख रहा है। 3 फीट के फ्रंट पर एक खिड़की सामने और एक दरवाजे भर मात्र का केवल रास्ता है। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक शाहीन के पास से एनआईए को आतंक के कौन कौन से सबूत मिल चुके हैं, जिसकी निशानदेही पर इस पूरे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है। जानकारी आपके सामने रखते हैं। एनआईए शाहीन को फरीदाबाद लेकर गई थी, जहां उसकी निशानदेही पर जांच की गई। अल-फला में उसके कमरों की तलाशी ली गई और एनआईए ने उसके सीक्रेट लॉकर की जांच की। शाहीन के पास 18 लाख कैश बरामद किया गया था। 2 सोने के बिस्किट, जेवरात, विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी। लॉकर से कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। एनआईए शाहीन को लखनऊ, कानपुर भी लेकर जाएगी। मतलब एनआईए फुल एक्शन में है और अब शाहीन को यूपी ले जाकर उसकी निशानदेही पर उसके एक एक ठिकाने का पर्दाफाश करेगी, जहां से वो जिहाद की ये पूरी क्लास चलाया करती थी। क्योंकि बाबा के गढ़ में आतंक की कोई जगह नहीं है। जिस यूपी में अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, सीधा एनकाउंटर हो जाता है, वहां आतंक फैलाने वालों का क्या हश्र होगा, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। अपराधियों की काली संपत्ति से बने घर गिरा दिए जाते हैं, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा चलता है और कुख्यात अपराधियों की गाड़ी तक पलट जाती है। तो ये बाबा का गढ़, जहां आतंक की कमर तोड़कर रख दी जाएगी, ये बता रहा है कि और बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चलने वाले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में एनआईए ने इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने कश्मीर में मौलवी इरफान अहमद, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, आमिर रशीद के घर पर धावा बोल दिया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया वहां भी। वहीं उमर नबी के साथी जसीर बिलाल के घर पर भी छानबीन की गई है। इस पर हमास की तरह भारत में ड्रोन हमलों की साजिश रचने का आरोप है। जसीर की जो हम बात कर रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कहां-कहां सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। फटाफट से जानकारी आपके सामने रखते हैं। शोपियां में चलाया गया, जहां मौलवी इरफान के घर पर रेड पड़ी। इरफान मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना गया है। पुलवामा में अदील और मुजम्मिल के घर पर रेड पड़ी है। इसके अलावा काजीगुंड में जसीर बिलाल के घर पर छापेमारी हुई। ड्रोन से हमले का प्लान जसीर ही बना रहा था। अनंतनाग में की गई ये छापेमारी, जहां कई और संदिग्धों के घर पर रेड हुई है। एक तरफ एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ एक और आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे और आतंकियों के तार आईएसआई और आतंकी शहजाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस फिलहाल इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है, इनकी जानकारी जुटा रही है, जिनकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं।
अब ये तीनों आतंकी कौन है, कहां के रहने वाले हैं, वो भी आपको बता देते हैं, जो दिल्ली से पकड़े गए। विकास प्रजापति ये पकड़ा गया है, दतिया एमपी का है। ये हरगुनप्रीत सिंह ये भी फिरोजपुर पंजाब का बताया जा रहा है। वहीं आरिफ बिजनौर उत्तर प्रदेश का है, इसे पकड़ा गया। अब इन 3 चेहरों से जुड़ी साजिश को डिकोड किया जा रहा है। पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी से है। उनको लेकर अब जांच चल रही है। आप समझिए, जो पूरा खुलासा हुआ है, शहजाद भट्टी ये पाकिस्तानी हैंडलर है जिसके संपर्क में विकास प्रजापति, हरगुनप्रीत सिंह और आरिफ थे। और क्या ये मदद कर रहे थे, क्या इनकी तैयारी थी, अब इन तमाम चीज़ों को, इन पहलुओं को डिकोड किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ये 3 चेहरे भी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे या कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में ये आतंकी दहशत फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद इन आतंकियों को ऑपरेट कर रहा था, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये खुलासा हुआ है और क्या कुछ कहा है स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी ने, उन्हें सुनिए। ने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था। अब शहजाद भट्टी का नाम सामने आ रहा है हैंडलर के तौर पर, तो कौन है ये शहजाद भट्टी, जरा इसके बारे में भी डिटेल आपको दे देते हैं। आतंकी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और बिश्नोई गैंग बब्बर खालसा के साथ ये काम करता रहा है। आईएसआई के ऑर्डर पर भारत में इसने टेरर मॉड्यूल चलाना शुरू किया। हथियारों की व्यवस्था और रेकी करने का काम करता है शहजाद भट्टी। पंजाब, उत्तर प्रदेश और एमपी में इसने बड़ा नेटवर्क फैलाया हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों की ये रिक्रूटमेंट करता है, वो जिम्मा ये संभालता है। अब आप समझ गए क्यों जरूरी था कि इस पर बड़ी कार्रवाई की जाए, तो इस मॉड्यूल को भी डिकोड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की संसद की शीतकालीन सत्र की, जहां पे आज से सत्र की शुरुआत हुई है और हर बार की तरह इस बार सत्र में हंगामा ना हो, इसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को कुछ टिप्स देते हुए बताया कि आपको ड्रामा नहीं करना है बल्कि डिलीवर करना है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने शुरुआत में। नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को डिलीवर करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो साथ ही ये भी बताया कि आपको नारेबाजी में नहीं फंसना है बल्कि नीतियों पर फोकस करना है। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष को क्या क्या सीख दी है, डिटेल्स आपको दे देते हैं इस पर। पीएम मोदी ने शीत सत्र से पहले विपक्ष को हार की निराशा छोड़ने की सलाह दी। कहा कि संसद ड्रामा का मैदान नहीं है, यहां डिलीवरी और नीति पर फोकस होना चाहिए। बिहार चुनाव नतीजों का जिक्र करके उन्होंने कहा कि बौखलाहट सदन में न लाएं। विपक्ष को मजबूत मुद्दे उठाने का उन्होंने आमंत्रण दिया। बात सुनने को तैयार रहने को भी कहा। हास्य में तंज, रणनीति बदलने के टिप्स देने को भी तैयार होने की बात कही प्रधानमंत्री ने।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत बिहार मतदान से साबित हुई है और महिलाओं की भूमिका सराहनीय रही है। सत्र को उत्पादक बनाने की अपील की और प्रगति को गति दे, ना कि हंगामा, ये नसीहत भी दी। प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं, लोकतंत्र है। मतलब दूसरे शब्दों में प्रियंका गांधी ने कह दिया कि वो नहीं मानेंगे। इन सारी नसीहतों के बाद भी प्रियंका गांधी ने कैसे ये सीधे कहा कि मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता, उन्हें भी सुनिए। सरकार किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? और अब इस पूरे मामले पर बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आ गया है। सुनिए जरा किस तरह से नसीहत दे रही है बीजेपी। पार्लियामेंट डिबेट के लिए है, नौटंकी के लिए नहीं है। और विपक्ष को जंतर मंतर और पार्लियामेंट का फर्क समझना चाहिए। जो काम जंतर मंतर पर होना है वो जंतर मंतर पर करें, प्रोटेस्ट करना है, और जो काम पार्लियामेंट में जिस पे डिबेट होनी है उस पर वो डिबेट करें। परंतु हो रखा है कि पिछले कई सत्रों में वह जंतर मंतर को पार्लियामेंट में ले आते हैं। देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया वो सच में वो मुद्दा सारे देश का मुद्दा है कि हमारे जो लोग आते हैं चुनकर। मैं जब पहली बार चुन के आया था पिछले टेन्योर में, तो मुझे भी लगता था कि हमें चांस मिले, और उस बार आदरणीय अध्यक्ष जी की वजह से बहुत सारे मौका भी मिला था बोलने का। तो अगर हाउस चलेगा तो जो लोग चुन के आए हैं वो लोग अपने इलाके की आम जनता की मुद्दे को उठा सकते हैं। बाकी आपको हंगामा करना है, जुलूस निकालना है, उसके लिए तो रास्ता है ना। जितना ये हारते जा रहे हैं उतने ही ये बौखलाते जा रहे हैं। कांग्रेस की और इन बाकी दलों की ये हालत हो गई है कि अब ये बिल्कुल जो है एक छटपटाने पे आ गए हैं। जितने भी जरूरी मुद्दे हमें डिस्कस करने थे, जो भी जरूरी बातें डिस्कस करनी थी, वो सब आज के लिए भी रद्द करने दी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री ने इतना समझाया, इतना बताया, उनके समझाने के बावजूद आज फिर संसद में क्या हुआ है आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि आज फिर सदन के अंदर वही तस्वीर दोहराई गई है। हो हंगामा, शोर शराबा, जनता के मुद्दों से दूरी, अपने मुद्दों को लेकर अड़े रहना, जबकि सरकार तैयार है बात करने के लिए। सरकार मना ही नहीं कर रही। क्या हुआ है सदन के अंदर, देख लीजिए। नीतियों पे चर्चा करने के लिए आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने। बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है। वहीं एक और ड्रामा देखने को मिला आज सदन में। कांग्रेस सांसद रेणुका सदन में अपना डॉग लेकर पहुंच गई और जमकर निशाना साधा उन्होंने। पहले तो डॉग लेकर पहुंची, उन्हें रोका गया तो बोलने लगी कि मेरा कुत्ता काटता नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। गाड़ी के अंदर ये आप पेट को देख पा रहे हैं, और इसी को लेकर रेणुका जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अजीब सा बयान दिया। सुनिए जरा। जानवर को पसंद नहीं करती है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं करती है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। तो जहां संसद सत्र में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं आपको बताएं उत्तर प्रदेश में हिंदुओं ने पलायन की धमकी दे दी है। उनका आरोप है कि मुसलमान हिंदू मोहल्ले में ना सिर्फ घुस रहे हैं बल्कि यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। खबर क्या है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें बुलंदशहर के खुर्जा की हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें जहां मकान बिकाऊ के पोस्टर्स लग गए हैं। ऐसे पोस्टर्स 20 से 25 घरों में लगे हुए हैं, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। जिसके बाद विवाद बहुत गहरा गया है। हनुमान टीला के इस मोहल्ले में सलीम नाम के शख्स ने घर खरीदा और उसके बाद बवाल मचा। लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले में तेजी से दूसरे समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि आप देखिए पोस्टर्स लगे हुए हैं, मकान बिकाऊ है और ये पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर 20 से 25 घरों में लगे हुए हैं। तो ये पूरी जो खबर सामने आई है, इसको लेकर हिंदू धर्म के लोग वहां क्या बोल रहे हैं उन्हें भी सुन लीजिए जरा।
मकान आपके जो पीछे लिखा हुआ है? जी सर, जी जी जी। क्या वजह, क्यों लगाया आपने? यहाँ पर गैर समुदाय के लोग जो है मकान खरीद कर लोगों को प्रताड़ित करते हैं और रोज आए दिन ऐसा तत्व रात को दिन में परेशान करते हैं बहन बेटियों को, और आए दिन लूटपाट की यहाँ वारदात को अंजाम देते हैं और मस्जिदों में से निकल के बाइक निकलने तक के लिए रास्ता नहीं छोड़ते हैं। ये अपने समाज के लोगों को ये लोग बुला लेते हैं और मकान खरीदते ही चले जा रहे हैं ये लोग। आपका जो मकान है मंदिर के बिल्कुल सामने, मंदिर के सामने है और मंदिर के बराबर में मुसलमान ने ले लिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कब कब यूपी में मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगे हैं और कई जगहों पर लगे। कहां लगे जान लीजिए। 2017 में मेरठ में हिंदू बाहुल इलाके में मुस्लिम परिवार ने मकान खरीदा। हिंदू संगठनों ने लैंड जिहाद बताया, आरोप लगाया और तब भी पोस्टर्स लगाकर हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी थी। इसके बाद मई 2019 में आगरा में 100 हिंदू परिवारों ने विरोध किया। मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लग गए उस दौर में भी। जुलाई 2019 में मेरठ में छेड़छाड़ के डर से 12 हिंदू परिवारों ने पोस्टर लगाए। पुलिस जांच में एक मकान बिक्री का विवाद भी सामने आया था। अगस्त 2021 में मुरादाबाद में हिंदू मोहल्लों में मुस्लिम समुदायों ने मकान खरीदा। हिंदू परिवारों ने सामूहिक पलायन की धमकी दी। मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स उस वक्त भी लगाए गए। उसके बाद नवंबर 2024 में कुशीनगर में मुस्लिम परिवारों ने हिंदू परिवार की जमीन हड़प ली, जिसके बाद मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे। नवंबर 2025 में अब मेरठ में मुस्लिम युवक शाहिद कुरैशी ने इस बार का जो मामला है मकान खरीदा है और ऐसे में हिंदू परिवारों ने भारी विरोध भी किया है और मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगे हैं। दिसंबर की भी बात कर लें तो बुलंदशहर में भी हनुमान मंदिर के सामने मुस्लिम सलीम ने मकान खरीदा और हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगा दिए हैं। हिंदू संगठनों ने इसे लैंड जिहाद बताया है। एसएसपी ने समझौता कराया है। पोस्टर्स फिलहाल के लिए हटा दिए गए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाने के बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला है और लैंड जिहाद बंद करो के नारे भी लगाए। हाथ में तख्ती लेकर ये प्रदर्शन करते भी दिखाई दिए हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई, एक्शन में आई और पूरे मामले को शांत कराया गया। तो कई मोहल्ले हैं जहां मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हैं। ताजा विवाद क्यों खड़ा हुआ है, क्यों हिंदुओं को डर लगता है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही कई और पोस्टर इस मोहल्ले में लगे हैं कि ये मकान बिकाऊ है। ये पोस्टर किसी दंगे से डरकर नहीं लगाया गया और ना ही ये पोस्टर गुंडों और बदमाशों के खौफ से लगाया गया है। ये पोस्टर नहीं, ये हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ी ट्रेजेडी है, जब उनके मोहल्ले में दूसरा समुदाय पैर पसार लेता है और उन्हें अपना अस्तित्व खत्म होता दिखता है। और बुलंदशहर के खुर्जा में कुछ ऐसा ही हुआ। ये हनुमान टीला मोहल्ला है जहां मुस्लिम घर आबाद हुआ और 100 से ज्यादा हिंदू परिवार उजड़ने के कगार पर आ गए हैं। लोगों ने लैंड जिहाद बंद करो के नारे लगाए और धरने पर बैठ गए। मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। हिंदुओं को अपनी सुरक्षा खतरे में दिखाई दे रही है। क्या वजह, क्यों लगाया आपने? यहाँ पर गैर समुदाय के लोग जो है मकान खरीद कर लोगों को प्रताड़ित करते हैं और रोज आए दिन ऐसा तत्व रात को दिन में परेशान करते हैं बहन बेटियों को और आए दिन लूटपाट की यहाँ वारदात को अंजाम देते हैं। तो वारदातों की वजह से ये डर है और यही वजह है कि विरोध भी हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को शांत कराया गया है बातचीत करके, समझाइश करके। बड़ी जानकारी आपको दें, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। गुरुवार या शुक्रवार को ये चर्चा हो सकती है और चर्चा के लिए 10 घंटे का समय
तय किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम भी वंदे मातरम चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं और पीएम भी वंदे मातरम पर चर्चा में बोलेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और अहम जानकारी आपको दे दें, संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा होने वाली है और 10 घंटे समय इस चर्चा के लिए तय किया गया। जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री का संबोधन भी हो सकता है इस मुद्दे को लेकर। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, लेकिन कहीं मत जाइए, आगे देखिए महाभारत राम के साथ। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।